Welcome back, students, to our next class of quantum mechanics. We have learned in previous lecture basis and expansion theorem and the concept of dual space. So first of all, I am going to open your syllabus. Okay, so here you can see easily that the this in yellow shaded portion you can see easily the completed topics. Okay, in which in previous lecture we had learned about the basis and expansion theorem. Okay, so today uh, we will discuss on the topic of inner product and the unitary spaces. Inner product and the unitary spaces, this is a topic uh, which we will discuss in this session. ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं आज के दिन, इनर प्रोडक्ट एंड यूनिटरी स्पेसेस। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ था क्या, द कंसेप्ट ऑफ डुअल स्पेस। क्या, द कंसेप्ट ऑफ डुअल स्पेस। ठीक है, तो डुअल स्पेस का जो कंसेप्ट है वो समझने के बाद में आप लोग थोड़े से अवेयर हो गए होंगे, आप सभी अवेयर हो गए होंगे केट और ब्रा नोटेशन को लेकर के, जो कि डिरैक नोटेशन है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी वेक्टर को डिफाइन करते हैं इस नोटेशन में। ठीक है, और किसी भी ब्रा नोटेशन को हम लोग इस नोटेशन में हम लोग ब्रा के किसी भी वेक्टर को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के वेक्टर को हम लोग ब्रा नोटेशन में इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ब्रा, इट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द केट। ठीक है, अगर हम लोग केट का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तो हमको क्या मिलता है, ब्रा नोटेशन मिलता है। ठीक है, तो ये था डुअल स्पेस के बारे में। ठीक है, जिसका हमने बाद में फिर एग्जांपल भी देखा हुआ था कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ था किसी एक चूज किया हुए वेक्टर का। ठीक है, विद द स्केलर a1 a2 a3 a4 अप टू द an। ठीक है, और उसका हम लोगों ने क्या किया था कि इसका हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि इसको इस केट को हम लोगों ने रिवर्स मतलब इसको रोटेट किया था, जिसके कारण कि हमको ब्रा नोटेशन मिला हुआ था, जिसके कारण ये जो स्केलर क्वांटिटी है a1 a2 और a3, ठीक है, और ये an, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होके क्या हो गया था, a1 स्टार ए सॉरी यहाँ पे a2 होना चाहिए, a2 स्टार, यहाँ पर a3 स्टार a4 स्टार और यहाँ पर an स्टार। ठीक है, और ये जो केट नोटेशन है केट नोटेशन अंडर द E1। ठीक है, तो ये जो केट नोटेशन है इसको हमने जब इसको फ्लिप किया या फिर रोटेट किया तो हमको क्या मिला, इस टाइप का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रा नोटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि केट है तो इसको इस फॉर्म में लिखा है और उसको जब रोटेट किया तो हमको ब्रा नोटेशन मिला। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द ब्रा नोटेशन एंड व्हाट इज द केट नोटेशन। ओके, एंड द कंसेप्ट ऑफ डुअल स्पेस। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे आज के दिन इनर प्रोडक्ट। क्या देखेंगे हम लोग, इनर प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर इनर प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इनर प्रोडक्ट में हम लोग जो ब्रा नोटेशन है, जो ब्रा नोटेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, केट के ऊपर ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, केट के ऊपर इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअल में, देखा जाए तो इनर प्रोडक्ट क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है इनर प्रोडक्ट का। तो इसका स्टेटमेंट है, द लीनियर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज जनरली डिफाइंड बाय द इंट्रोडक्शन द कंसेप्ट ऑफ डुअल स्पेस। ओके, तो जो कंसेप्ट ऑफ डुअल स्पेस है वो इंट्रोड्यूस करता है कौन, इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ वी हैव द वेक्टर v, ठीक है, which include the well defined elements of vectors e1 e2 e3 e4 and the
en. Okay, and I'll take this vector set over the linear combination with this scalar set a1 a2 a3 up to the an. ओके, अभी मैं इसका क्या करूँगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लूँगा. ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर. ठीक है, इसके साथ में स्केलर क्वांटिटी या रियल क्वांटिटी के साथ में, इट मे बी द रियल और स्केलर. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इसको, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, और इसको जब मैंने फ्लिप किया है, इसको रोटेट करने के बाद में हमको क्या मिलता है, ब्रा नोटेशन मिलता है. तो देखो ये ब्रा नोटेशन है इस वेक्टर क्वांटिटी का. ठीक है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का हमने जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो ब्रा में कन्वर्ट हो गया, ब्रा वेक्टर नोटेशन में, और हम लोगों को क्या मिला यहाँ पर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमको मिला है, जो कि टोटली क्या है, रोटेटेड है. ठीक है, तो अभी देखो, जब हम लोग अभी हमको क्या करना है, इसका इनर प्रोडक्ट लेना है. क्या करना है, इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पर ये ब्रा नोटेशन है, ये इस ब्रा नोटेशन को क्या करना है आपको कि इस केट नोटेशन के ऊपर क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है. जैसे कि देखो ये, इफ वी ऑपरेट दिस ब्रा नोटेशन ओवर द केट नोटेशन, then we get here what, this type of thing, we will get this type of thing. ओके, और इस टाइप का जो आपको कुछ दिखता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए आइए इसके आगे और इसको ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, अभी इसका तो हमको पता है कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी. ठीक है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखो क्या है, क्या था, ये था. ठीक है, और इनर प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मीन्स मल्टी डॉट प्रोडक्ट है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट है. ठीक है, तो अभी इसका क्या लीनियर कॉम्बिनेशन था, ये था. ठीक है, ये था. ठीक है, अभी इन दोनों का क्या करना है हमको कि स्टेप बाय स्टेप इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बोला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे. तो देखिए अभी यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट. ठीक है, तभी देखिए दिस क्वांटिटी, दिस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय टू दिस फर्स्ट टर्म. ओके, इस टर्म के साथ में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, a1 स्टार इंटू a1, और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट. ठीक है, वैसे ही a2 स्टार a2, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, और वैसे ही an स्टार an, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट. ओके, ये यहाँ पे आ गया है. ओके, और देखिए ये क्या है, रियल क्वांटिटी है या फिर रियल क्वांटिटी है या फिर स्केलर है. तो अगर हमको मालूम है कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी भी रियल क्वांटिटी का लेते हैं, ठीक है ना, किसी भी रियल क्वांटिटी का अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वही क्वांटिटी हमको बैक मिलती है. ठीक है ना, तो देखिए तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो हमको a1 ही मिलता है. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a1 के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर मिलेगा. क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर. इसलिए इसको मैंने क्या किया है, इसको मॉड में लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्लीट मैग्नीट्यूड मिल रहा है हमको, इसलिए a1 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, देखिए. ठीक है, तो ये a1 स्क्वायर और ये इनर प्रोडक्ट एज इट इज़, वैसे a2 का स्क्वायर, वैसे इनर प्रोडक्ट एज इट इज़. एंड यहाँ पर आप लोग देखिए an का स्क्वायर, वैसे ही इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस. और मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर ए. क्या नाम दिया इसको, इक्वेशन नंबर ए. ठीक है, तो अभी इसके आगे का हम लोग देखते हैं. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपका, ये जो यहाँ पर ये जो मैंने
इक्वेशन नंबर ए दिया है, इसको आगे और सॉल्व करना है, लेकिन वो सॉल्व करने के पहले हम लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज द ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके, देखिए ऑर्थोनॉर्मल जो सेट है ये भी आपका यहाँ पे डिस्कस हो जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि एक चीज, एक कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है ऑर्थोनॉर्मल सेट का, जिसके अंदर हम लोग इनर प्रोडक्ट किसका ले रहे हैं, ई आई और ई जे का। ठीक है, ई आई और ई जे का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो किसके इक्वल होगा, वो डेल्टा आई जे के इक्वल होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोनॉर्मल सेट। और ये डेल्टा क्या है, इट इज एक्चुअली द क्रोनिकल डेल्टा, इसको हम लोग क्रोनेकर डेल्टा भी बोलते हैं, क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, ये हम लोग और आगे इसको और अच्छे से समझने वाले हैं, क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, इट इज योर क्रोनेकर डेल्टा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस क्रोनेकर डेल्टा जो है, इस क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 कब होगी, जब i इज इक्वल टू जे होगा। क्या होगा, जब i इज इक्वल टू जे होगा, मतलब i की वैल्यू और j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होगी, तभी ये इक्वल होगा 1 के। ठीक है, और अदरवाइज ये जीरो कब होगा, क्रोनिकल डेल्टा, ये जीरो तभी होगा जब ये i और j इज नॉट इक्वल टू जी, इज नॉट इक्वल होंगे। i और j जो है ये क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए, अगर क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू जीरो होनी है तो। ठीक है, तो जो इक्वेशन ए था, देखो अभी इक्वेशन ए में आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पर इक्वेशन ए में i और j की वैल्यू सेम है, ध्यान रखो, i और j की वैल्यू क्या ली हुई है हमने, सेम ली हुई है। देखो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n। ओके, तो वैल्यू क्या है इसके अंदर, सेम है, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी कंडीशन, i इज इक्वल टू वॉट, j, i इज इक्वल टू वॉट, j। ठीक है, तो i इज इक्वल टू j होता है तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 था वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, देखो वो जो हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट लिया था E1 इंटू E1 और E1 का, वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी डाल दी हम लोगों ने, 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी i और j की वैल्यू सेम थी तो 1 हो गया, और यहाँ पर भी i और j की वैल्यू सेम थी तो 1 हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिला यहाँ पर, देखो a1 मॉड स्क्वायर, a2 मॉड स्क्वायर और an मॉड स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने इसको क्या किया हुआ है, ए आई के फॉर्म में लिख लिया है, एक्चुअली यहाँ पे ए आई लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, सो दिस इज ए आई का स्क्वायर, ए आई मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग लिखने टाइम ऐसे लिखते हैं, डबल मॉड का स्क्वायर। डबल मॉड का मीनिंग क्या, डबल मॉड का मीनिंग ये है कि इसको हम लोग बोलने समय डबल मॉड नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलने समय नॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्म। नॉर्म बोले तो वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म। ठीक है, और ये देखो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो ये जो क्वांटिटी है इनर प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ द वेक्टर, नॉर्म ऑफ द वेक्टर। सो इफ नॉर्म ऑफ अ वेक्टर इज यूनिटी, मतलब अगर इसका वैल्यू कितना हो जाए, इज इक्वल टू यूनिटी हो जाए, मतलब यूनिटी हो जाए मतलब 1 हो जाए, सो इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर और अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होगा, जिसका नॉर्म क्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में भी देखो ऐसे ही होगा, अगर इसका हम लोग ये लें, क्या लें, देखो अगर ये ऐसा है, सॉरी
हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अगर ऐसा है फाई, ठीक है ना, फाई, देखिए यहाँ पर ये फाई है, ठीक है, फाई इनर प्रोडक्ट विद द फाई, ओके। इसका हम लोगों ने क्या किया, अंडर रूट लिया था। तो अगर नॉर्म इज इक्वल टू 1 होगा तो ये क्वांटिटी भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो ये जो क्वांटिटी है फाई, ठीक है, और ये फाई, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या है, वेक्टर है, और ये वाली क्वांटिटी भी वेक्टर है। तो देखो, किसी भी दो वेक्टर का जब हम लोग इनर प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना। मीन्स इनर प्रोडक्ट का मतलब ही डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आपको पता है आई इंटू आई कितना होता है, आई डॉट आई, आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिक हैं या सिमिलर हैं। तो इनर प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इट इज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज द इनर प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द ऑर्थोनॉर्मल सेट, ओके। सो दिस योर इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर ये 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। और और दूसरा बोलने का तरीका है इसको नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्म ऑफ द वेक्टर। यहाँ पर ये जो है, ये आपका नॉर्म ऑफ द वेक्टर है, ठीक है। अभी देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है यूनिटरी स्पेसेस। तो यूनिटरी स्पेसेस में कुछ ज़्यादा खास समझने ऐसा नहीं है। यूनिटरी स्पेसेस क्या होता है, जस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बस, और इसमें तो इतना ही है, ठीक है। तो यूनिटरी स्पेसेस क्या होता है, देखिए, दोज वेक्टर स्पेसेस इन विच एन इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट। ऐसे वेक्टर स्पेस जिसके अंदर इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी वेक्टर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी वेक्टर स्पेस बोलते हैं। दोज वेक्टर स्पेस इन विच एन इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट आर कॉल्ड यूनिटरी वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यूनिटरी स्पेस वेक्टर का मीनिंग ही यही है कि अगर ऐसा वेक्टर स्पेस लें जिसमें कि इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी वेक्टर स्पेस। मतलब कोई भी अगर दो वेक्टर है तो उसका हमको इनर प्रोडक्ट लेते आना चाहिए। क्या लेते आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट। अगर हम लोग उसका अगर इनर प्रोडक्ट ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका हम लोग क्या, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, ये यूनिटरी वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर जिस स्पेस में मौजूद होगा या फिर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी वेक्टर स्पेस, ठीक है। So this is your all about the inner product and the unitary spaces, in which we also covered the topic orthonormal set here, ठीक है। orthonormal set here, what is the orthonormality, and we also seen here the Kronecker delta. Okay, what is the Kronecker delta? Okay, so I'm going to the next topic. uh, Next topic, which is the projection operator. Okay, what is the projection operator? Okay, so प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, एक सेकंड। देखो, ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं देखने वाले, हम लोग पहले प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्लीटनेस देखते हैं, व्हाट इज द कंप्लीटनेस, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे हिल्बर्ट स्पेस। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पहले प्रोजेक्शन ऑपरेटर देखते हैं, और अगर टाइम रहा तो कंप्लीटनेस देखेंगे, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑपरेटर हियर। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता क्या है,
देखिए यहाँ पे अभी प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है। देखिए जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, if the vectors are now chosen to be their dual vectors respectively, we get an important class of operators, the projection operator। ठीक है, अगर वेक्टर्स क्या हैं, अगर हमने कोई ऐसे वेक्टर्स चूज किए हैं जो कि डुअल वेक्टर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या फिर डुअल वेक्टर से करस्पॉन्ड करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। देखिए इसको समझने का एक तरीका है यहाँ पर। देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर को हम लोग दिखाते कैसे हैं एक्चुअल में। प्रोजेक्शन वेक्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, कैसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे। तो दिस इज द केट एंड दिस इज द ब्रा। हम लोग क्या कर रहे हैं, केट को ऑपरेट कर रहे हैं ब्रा के ऊपर। किसको कर रहे हैं, केट को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग ब्रा नोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रा नोटेशन को हम लोग केट नोटेशन पे क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस केट नोटेशन को हम लोग क्या करेंगे, ब्रा नोटेशन पे ऑपरेट करेंगे। और जो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी, उस क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके n तक। तो ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए जैसे कि मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर इनटू मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑपरेटर, तो वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर कैप पी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डबल बार ले रहे हैं, मतलब p को डबल बार लिया, ये एक p लिया, ठीक है, और फिर ये दूसरा p लिया। ठीक है, तो देखिए क्रोनिकल डेल्टा के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट शुड बी द 1। क्योंकि देखिए i की वैल्यू भी सेम है, यहाँ पर i की वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पे j की वैल्यू भी i ही है। तो i और j क्या है, यहाँ पर i और j इज इक्वल टू 0 है, सॉरी i इज इक्वल टू j है। तो आपको पता है जब i इज इक्वल टू j होता है तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है, इट शुड बी द 1, इट शुड बी द 1, अगर i और j क्या है, सेम है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको वापस क्या मिल गया, हमको वापस यही क्वांटिटी मिल गई। कौन सी क्वांटिटी मिल गई, यही हमको क्वांटिटी वापस मिल गई जो कि p है। तो अगर आप प्रोजेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसी के साथ में, सेल्फ के साथ में, तो हमको वही क्वांटिटी वापस मिल जाती है। यहाँ पर कैप लिखना चाहिए था मैंने, कैप लिखा नहीं। तो यहाँ पर जो अगर p कैप p का स्क्वायर ले रहे हैं तो हमको वही सेम मिलेगा, कैप p। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इस प्रॉपर्टी के साथ में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, अदरवाइज इट विल नॉट द प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। देखिए यहाँ पर एक वेक्टर लिया मैंने, कौन सा वेक्टर लिया, ये वाला वेक्टर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको इस वेक्टर का क्या देखना है, प्रोजेक्शन देखना है। कौन से वेक्टर के अलोंग, वेक्टर वाई ए के अलोंग, वाई आई के अलोंग। देखिए इसका प्रोजेक्शन अगर आपको लेना है इसके डायरेक्शन में, तो देखिए, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स पी। पी स्टैंड्स फॉर द प्रोजेक्शन, पी स्टैंड्स फॉर द व्हाट, प्रोजेक्शन। ओके, तो प्रोजेक्शन हम लोग ले रहे हैं इस वेक्टर का, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लेंगे कैसे हम लोग, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, इसको हमको ऑपरेट करना होगा किसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर। कौन से वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर। जब इसको प्रोजेक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये प्रोजेक्शन वेक्टर मिलेगा। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आपको बताता क्या है,
प्रोजेक्शन वेक्टर आपको ये बताता है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के प्रोजेक्शन में कितना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोजेक्शन वेक्टर की, इस प्रोजेक्शन वेक्टर की हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसकी हमको जरूरत पड़ती है कब, जब हमको किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूज है सिंपल, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता क्या है और उसका यूज क्या है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का यूज ये है कि अगर किसी भी वेक्टर को आप लोगों को, अगर कोई वेक्टर एक्स है, अगर इसको आपको दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में आपको दिखाना है, जैसे कि वाई के डायरेक्शन में आपको दिखाना है या फिर जेड के डायरेक्शन में, वेक्टर जेड के डायरेक्शन में दिखाना है, तो इस वेक्टर के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्शन वेक्टर को ऑपरेट करना होगा, तब जाके आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मीनिंग है प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज अवर कंप्लीटनेस। व्हाट इज द कंप्लीटनेस, देखो व्हाट इज द कंप्लीटनेस हियर, देखिए अब ये कंप्लीटनेस का टॉपिक है। तो कंप्लीटनेस का जो टॉपिक है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ऊपर। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या किया, आपको एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद मैं आपको कंप्लीटनेस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए इफ़ वी हैव अ वेक्टर, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, वेक्टर एक्स है, ठीक है। इसका हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया किसके साथ में, x1 x2 xn के साथ में, ठीक है। अब इस वेक्टर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये जो x वेक्टर है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्शन वेक्टर को ऑपरेट करेंगे। तो देखिए इसको जब मैंने ऑपरेट किया तो हमको क्या मिला, ये देखो इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर को मैंने क्या किया, इस वेक्टर x के ऊपर ऑपरेट किया, ठीक है ना। तो देखो ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ये किसके साथ ऑपरेट हो रहा है, इस x ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। ओके अभी देखें यहाँ पर वापस, आपको पता है कि अगर हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर को किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर ऑपरेट करते हैं तो हमको वही वेक्टर बैक मिलता है। देखिए वही वेक्टर हमको क्या मिला, बैक मिला, ठीक है ना, वही हमको रिटर्न मिला। तो कौन सा वेक्टर मिला हमको, वेक्टर एक्स मिला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हम लोग उसी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको वही वेक्टर रिटर्न बैक मिलता है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस वेक्टर को इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा जब ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ से ये क्वांटिटी को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिए। तो अभी देखो इस टर्म में भी वेक्टर एक्स है और इस टर्म में भी वेक्टर एक्स है, तो इन दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। तो ये जो ब्रैकेट है इसकी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, ये ऑपरेटर -1, ठीक है, -1 बचा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या है, इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो क्वांटिटी होगी, एक सेकेंड, ये जो क्वांटिटी होगी यहाँ पर फाई आई है ना, फाई आई, ठीक है। ये क्वांटिटी, एक सेकेंड, हाँ ये जो क्वांटिटी है, 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। ये जो क्वांटिटी है -1, ये क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर। तो हमको फाइनली जो वैल्यू मिली, कौन सी मिली, प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज इक्वल टू व्हाट, 1, प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 मिल गया हमको, ठीक है, इज इक्वल टू 1।
और ये जो फिनोमिना, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटनेस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस। ठीक है, सो इन यूनिटरी स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, in unitary space of finite dimension, an orthonormal set contains at most n elements. ठीक है, it is complete if and if contains exactly n elements. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूनिटरी स्पेस है जिसका डायमेंशन क्या है, कितना डायमेंशन है उसका, एक फाइनाइट डायमेंशन है, कितना n। ठीक है ना, कोई यूनिटरी स्पेस है, उसका जो फाइनाइट डायमेंशन है n है। ठीक है, तो उसमें जो ऑर्थोनॉर्मल सेट कंटेंस, मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट जो कंटेन करेगा वो एग्जैक्टली कितना करेगा, n करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस। और वो इक्वल होगा कितना, 1 के। कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज द कंप्लीटनेस। ओके, सो कंप्लीटनेस का ये टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो आने वाले लेक्चर्स में देखो, अभी तक हमारा कितना कवर हो चुका है यहाँ पर टॉपिक। देखिए यहाँ पर इतना टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीटनेस हमारा कवर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीटनेस कवर हो चुका है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट एंड यूनिटरी स्पेस भी हमारा कवर हो चुका है, और ये भी ऑर्थोनॉर्मल सेट भी हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग हिल्बर्ट स्पेस को आखिरी में, चैप्टर के आखिरी में हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज द आइजन वैल्यूज, व्हाट इज द आइजन फंक्शंस, व्हाट इज द हर्मिशियन ऑपरेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आइजन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग हिल्बर्ट स्पेस को समझ सकते हैं। हिल्बर्ट स्पेस हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब हमको पता ही है, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस आप लोगों को पहली बार सुनाई में आ रहा होगा। तो हिल्बर्ट स्पेस कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है, बस उसके लिए आपको कुछ ऑपरेटर्स मालूम होने चाहिए, जैसे कि नल ऑपरेटर पता होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर पता होना चाहिए, इन्वर्स ऑपरेटर पता होना चाहिए, आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग लीनियर ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और नल ऑपरेटर will discuss in our next class of quantum mechanics. So I am going to conclude this class here. Okay, so thank you.